तो बच्चों, आज हम साइंस क्लास 8th का चैप्टर 9 जंतुओं में जनन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जनन किसे कहते हैं? तो जीवों द्वारा अपने समान संतति को जन्म देना, जीवों द्वारा अपने समान संतति को जन्म देना जनन कहलाता है। लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब जैसे मानव के बच्चे मानव जैसे, गाय के बच्चे गाय जैसे, यानी जीवों द्वारा अपने समान संतति को जन्म देना। ऐसे थोड़ी है कि जैसे हमें भेड़ के बच्चे बकरी जैसे दिखेंगे, नहीं, भेड़ को जन्म देगी और बकरी को जन्म देगी। अगला प्रश्न ये उठता है कि जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? तो इसको अपन एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। जिसे मान लिया जाए पृथ्वी पर किसी जाति के केवल 2 सदस्य हैं। जैसा मान लिया जाए, कल्पना करें, एक शेर नहीं, केवल ये 2 ही हैं। इस जाति के केवल मात्र 2 सदस्य पृथ्वी पर जीवित हैं। अब यदि ये दोनों जनन नहीं करेंगे तो एक निश्चित समय बाद इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। और इसकी भी निश्चित समय बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु। जितना इनका जीवन काल होता है उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन दोनों के मरने के बाद में हम इस जाति को क्या मान लेंगे? विलुप्त। मतलब इनका एक भी सदस्य पृथ्वी पर जीवित नहीं है तो उस जाति को क्या मान लिया जाता है? विलुप्त। जैसे एक विलुप्त प्रजाति का उदाहरण पूछा जाए आपसे तो आप कह दोगे डायनासोर, क्योंकि डायनासोर का एक भी सदस्य, इस जाति का एक भी सदस्य वर्तमान में पृथ्वी पर जीवित नहीं है, इसीलिए क्या बोला इसको? विलुप्त जाति। तो इसका मतलब है कि इनका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया इस धरती से। तो जनन क्यों आवश्यक है? प्रत्येक जाति की उत्तरजीविता के लिए, यानी जाति आगे बढ़ती रहे समय के साथ। तो जनन क्यों आवश्यक है? प्रत्येक जाति की उत्तरजीविता के लिए, जिससे उसकी जाति के अस्तित्व को
बचाया जा सके। क्लियर? तो जनन क्यों आवश्यक है? प्रत्येक जाति की उत्तरजीविता के लिए, जिससे उसकी जाति का क्या अस्तित्व बना रहे, तो इसलिए जनन आवश्यक है। अब हम जनन की विधियों के बारे में बात करते हैं कि जीव किन किन विधियों द्वारा अपनी जाति को आगे बढ़ा सकते हैं या संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जनन की मोटे तौर पर दो विधियां, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें नर एवं मादा दो प्राणी भाग लेंगे। अर्थात नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होगा एवं निषेचन के द्वारा नई संतति बनेगी। तो इसकी शर्त क्या हो गई कि नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण हो, पहली शर्त, और दूसरी क्या हो, निषेचन। अब जैसे इसमें कहा गया है कि नर एवं मादा दो प्राणी इसमें भाग लेंगे, लेकिन कभी कभी अगर जीव उभयलिंगी है, लाइक केंचुआ है, जोंक है, तो ऐसे प्राणियों में एक ही जीव के द्वारा नर युग्मक भी बनाया जाएगा और मादा युग्मक भी बनाया जाएगा। तो फिर यहाँ दो प्राणी नहीं, उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी के केस में एक जीव द्वारा भी लैंगिक जनन संपन्न किया जा सकता है। अलैंगिक जनन, इसमें बिना युग्मक जनन एवं निषेचन के केवल एक ही प्राणी द्वारा नई संतति अस्तित्व में आ जाती है। तो अलैंगिक जनन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पहले बात करते हैं लैंगिक जनन की। साथ ही हमें बुक में एक सारणी कंप्लीट करने को कहा गया है, सारणी 9.1 कि कुछ जंतु है
और उनके जो संतति हैं या बच्चे हैं तो उनको किस नाम से बुलाते हैं। जैसे इसमें मनुष्य का एक उदाहरण देकर ऑलरेडी फिल कराया जा सकता है, शिशु। तो मानव के जो बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, शिशु। बिल्ली, इनके बच्चों को क्या बोलेंगे, बिलोटा। कुत्ता, इनके बच्चों को पिल्ला। तितली, इनके बच्चों को क्या बोलते हैं, इल्ली या केटर पिलर। मुर्गी ऑलरेडी फिलअप करा हुआ है, सूजा। और गाय, बछड़ा। और लास्ट है 7, मेंढक। मेंढक की जो संतति है, बच्चे हैं, इनको बोलेंगे अपन टेडपोल। अब सबसे पहले यहाँ बात करें हम लैंगिक जनन की। तो जैसा अभी हमने कहा, लैंगिक जनन में दो प्राणी भाग लेते हैं, नर एवं मादा। जिस प्रकार पौधों में भी नर एवं मादा प्रजनन अंग होते हैं, इसी प्रकार जंतुओं में भी नर एवं मादा जननांग होते हैं। यह, जैसे यहाँ हमने कहा, यह एक ही प्राणी के अंदर हो सकते हैं, जैसे उभयलिंगी केंचुआ जोग, या अलग अलग प्राणियों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे मानव। तो मानव क्या हो गया, एक लिंगी प्राणी। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, एक नर और एक मादा। जैसे पुरुष नर और स्त्री क्या हो जाएगी, मादा। एक लिंगी प्राणी, तो इसमें एक नर प्राणी होगा और एक मादा प्राणी होगी। तो जो नर प्राणी है इसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, नर युग्मक। और जो स्त्री है उसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या बोलेंगे, शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलेंगे, अंडा। जैसे पुष्पों की बात करेंगे, तो यहाँ आपको एक उभयलिंगी पुष्प दिखाया गया है। उभयलिंगी पुष्प यानी इसके अंदर नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। तो पुष्प के अंदर जो पुंकेसर हैं, इनको क्या बोला जाता है, नर जननांग। और इन नर जननांग के 3 भाग होते हैं। मोटे तौर पर 2, एक परागकोश और एक पूतंतु। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, परागकण। तो पुंकेसर पुष्प के नर जननांग है और इनके अंदर क्या बनते हैं, परागकण। और परागकण में क्या बनता है, नर युग्मक। इसी प्रकार
स्त्री केसर पुष्प के क्या है? मादा जननांग। और मादा जननांग की बात करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर वर्तिकाग्र और वर्तिका होनी चाहिए, फूला हुआ भाग अंडाशय। अंडाशय के अंदर हमें बीजांड देखने को मिलते हैं। और बीजांड के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे, इस घटना को बोलेंगे निषेचन। और निषेचन से युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज से नई संतति बनेगी। जैसे हम किसी भी बीज को जब बोते हैं तो इसी बीज में से नया पौधा निकल आता है, यानी बीज के अंदर क्या है? भ्रूण है, नई संतति है। तभी तो जब इसको अपन बोएंगे तो यहाँ पर ये सीडलिंग नवोद्भिद हमें देखने को मिलेगा। तो सेम इसी प्रकार प्राणियों में भी लैंगिक जनन में हमें 2 प्रकार के जननांगों की आवश्यकता होती है, नर जननांग एवं मादा जननांग। तो सबसे पहले यहाँ लैंगिक जनन की अगर अपन परिभाषा की बात करें कि ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण हो प्लस इन दोनों के संलयन से युग्मनज बनता है। ठीक, तो नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण प्लस इन दोनों युग्मकों का क्या हो? संलयन। और इसी को अपन क्या कह देंगे? निषेचन। और निषेचन का परिणाम क्या होता है? युग्मनज। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता हो लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले नंबर 1 नर जनन अंग। तो नर जनन अंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो नर जननांगों में एक जोड़ा वर्षण, एक जोड़ा वर्षण यानी ये और वर्षणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये नर के मुख्य या प्राथमिक जननांग है। बाकी सब सहायक जननांग और वृषण क्या है? शुक्राणुओं के मुख्य या प्राथमिक जननांग है और यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
वृषणों से दो शुक्राणु नलिकाएं या इनको शुक्रवाहिका बोल दो या शुक्राणु नलिकाएं, ये वृषणों से शुक्राणुओं को लेकर ऊपर उदर गुहा की तरफ बढ़ती है। और एक शिश्न या लिंग देखने को मिलता है। शिश्न के द्वारा जो नर शुक्राणु है को मादा के अंदर पहुंचाए जाते हैं। तो वृषण 2, शुक्राणु नलिकाएं 2 और शिश्न 1। वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। लाखों है ना, मीन्स 100 lakhs 1 करोड़, तो लाखों मतलब करोड़ों शुक्राणु बनाए जाते हैं वृषणों के द्वारा। एक शुक्राणु को अगर हम देखें तो शुक्राणु वास्तव में बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। और प्रत्येक शुक्राणु के अंदर हमें एक सिर देखने को मिलता है, एक पूंछ देखने को मिलती है और एक मध्य भाग देखने को मिलता है। सिर में गुणसूत्रों का एक सेट मौजूद रहता है, टोटल मिलाकर 23 गुणसूत्र। मध्य भाग यह ऊर्जा उत्पन्न करता है और पूंछ तैरने में सहायता करती है। यानी जब शिश्न के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में छोड़ा जाएगा तो वहां से यह तैरते हुए गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे और मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियों के अंदर होता है, तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है, यह मध्य भाग देगा। तैरने की जरूरत है तो तैरने में सहायता करेगी पूंछ, और गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट जो रहेगा सिर।
दूसरा है मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में मुख्य रूप से देखो अंडाशय, एक जोड़ी, इनका काम है अंडाणु उत्पन्न करना, और ये मुख्य या प्राथमिक जनन अंग है मादा के। एक जोड़ी अंड जैसे देख पा रहे हैं आप, जोड़ी अंडाशय। अंडाशय से जुड़ी हुई एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका, या इनको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यहाँ से एक बनकर और फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। और अंडवाहिनियाँ हैं, ये भी हमें जोड़ी में, और मानव में यह क्या है, निषेचन स्थल है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु कहाँ संलयित होंगे, अंड वाहिका के अंदर फैलोपियन ट्यूब में। तीसरा गर्भाशय, निषेचन के बाद गर्भाशय को हम जैसे बच्चेदानी या कोख भी बोल सकते हैं, इसी में भ्रूण का रोपण होता है और उसके बाद 9 माह तक गर्भ का विकास यहीं पर देखने को मिलता है। तो मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय हो गए, एक जोड़ी अंडवाहिनियां, जैसे इनको अपन ब्लू कलर देते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनियां तथा एक गर्भाशय। योनि एक, और इसके द्वारा शुक्राणु ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। अंडाशयों के द्वारा मादा युग्मक उत्पन्न करे जाते हैं जिनको अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु भी एक सिंगल कोशिका है, जिस प्रकार शुक्राणु एक एकल कोशिका है, इसी प्रकार मानव अंडाणु भी एक एकल कोशिका है, जिसके अंदर हमें वही कोशिका के सान्य संघटक जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य इत्यादि देखने को मिलते हैं। और केंद्रक में गुणसूत्रों का एक सेट, मतलब 23 गुणसूत्र। प्रति मास यानी हर माह एक अंडाशय से एक अंडा उत्पन्न होता है। अल्टरनेट यानी जैसे इस मास इस अंडाशय से अंडा उत्पन्न हुआ,
तो नेक्स्ट बार इससे होगा। तो प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडा विकसित होता है और यहाँ से यह फैलोपियन ट्यूब में निर्मोचित होता है। और गर्भाशय या बच्चेदानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह भाग है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखेंगे अपन निषेचन, फर्टिलाइजेशन, किस प्रकार नर और मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से गर्भ का निर्माण कैसे होता है।